हाय एवरीवन, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड्स। अब ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, यानी अगर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हमने थोड़ा बहुत कोड करके देख रखा है और हमें पता है कि वेरिएबल्स जैसी चीज़ें कैसे काम करती हैं, इफ एल्स जैसी चीज़ें कैसे काम करती हैं, और हमें पता है कि ये जो पूरा का पूरा लॉजिक है इसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम कोई एक्चुअल कोडिंग नहीं करेंगे, बल्कि इस चैप्टर के अंदर हम एक माइंडसेट बनाना सीखेंगे कि कैसे रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसी प्रॉब्लम्स हम कोडिंग के अंदर सॉल्व करेंगे, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम कैसे अपने दिमाग से बना के सोच सकते हैं। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो सॉल्यूशन को कैसे क्रिएट करना है, उसके क्या क्या लॉजिकल स्टेप्स होंगे, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर सीख रहे होंगे। तो इस चैप्टर को करने के लिए हमें एक लैपटॉप की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ कोड नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हमें एक पेपर और एक पेन की जरूरत है। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे डायग्राम्स बनाएंगे, कुछ कुछ सॉल्यूशंस लिखकर देखेंगे, तो उनको बनाकर खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है। इनफैक्ट मैं एडवाइस करूंगी कि जैसे जैसे एक दो प्रॉब्लम्स के बाद जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, उसमें प्रॉब्लम के डिस्कशन के बाद एक बार वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्या करना है, खुद से सॉल्यूशन करके देखना है, खुद से किया हुआ सॉल्यूशन फिर वीडियो के सॉल्यूशन के साथ मैच करना है। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की। सबसे पहले बात करते हैं फ्लो चार्ट्स की। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? फ्लो चार्ट्स होते हैं हमारे डायग्राम्स। ये डायग्राम्स होते हैं सॉल्यूशंस के। कौन से सॉल्यूशंस के? जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बनाएंगे, उसी सॉल्यूशन को हम एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिस डायग्राम को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। अब जब भी हम लॉजिकली किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन को लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसे स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उन पार्ट्स को हम लॉजिकली अरेंज करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट सकते हैं। उसके बाद उन टुकड़ों में से कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा छोटा काम हमें बाद में करना है, वो होता है उनका लॉजिकल अरेंजमेंट। जैसे एक सैम्पल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एक सैम्पल प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमें टी बनानी है, यानी हमें चाय बनानी है। अब इसका लॉजिकल सॉल्यूशन क्या होगा? इसका लॉजिकल सॉल्यूशन ये होगा कि हमें सबसे पहले एक बाउल चाहिए जिसके अंदर हम पानी डाल सके, यानी एक पतीला जिसके अंदर हमने पानी डाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना गैस स्टोव ऑन करने वाले हैं। हमने अपनी गैस को ऑन कर लिया। उसके बाद हमने उस पतीले के अंदर क्या ऐड कर दिया, एक तो चीनी ऐड कर दी, चाय पत्ती ऐड कर दी, एंड उसके साथ साथ ऐड कर दिया हमने दूध। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसको बॉईल होने दिया, और जैसे ही वो फाइनली बॉईल हो गया, मतलब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। जैसे ही सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, हम उसके नीचे लिख देते हैं एग्जिट, और जैसे ही हमें सॉल्यूशन शुरू करना होता है उसके ऊपर हम लिख देते हैं स्टार्ट। तो ये हमने चाय बनाने का एक सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन शुरू हो रहा है स्टार्ट के साथ। पहला स्टेप है कि हम बाउल ले रहे हैं, पतीला ले रहे हैं पानी के साथ। उसके बाद हमने गैस स्टोव के ऊपर उसको रख दिया और ऑन कर दिया गैस स्टोव को। उसके बाद उसमें हमने चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, दूध डाला। उसके बाद हमने उसको बॉईल कर दिया, यानी कंप्लीटली उबाल दिया। जैसे ही चाय बन गई, हमने क्या किया, एग्जिट कर दिया। यहाँ पे एक और स्टेप डाल सकते हैं कि हम गैस स्टोव को ऑफ कर देंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है, इसमें हमने देखा कि हर जो सॉल्यूशन है उसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर उन छोटे पार्ट्स को हम लॉजिकली अरेंज करते हैं, कौन सा ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा। जैसे ये जो बॉईल करने वाला पार्ट है, ये बॉईल करने से पहले, उबालने से पहले हमें गैस स्टोव को ऑन तो करना ही पड़ेगा। साथ के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मिल्क, टी लीव्स, शुगर, पानी, ये सब चीज़ें हमें डालनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम फाइनली जो अपने इंग्रेडिएंट्स बने हैं बाउल के अंदर, उसको बॉईल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर प्रॉब्लम के अंदर एक लॉजिकल स्टेप होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, एंड तभी हमारी प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्व हो पाती है। अब इस सॉल्यूशन को तो हमने बहुत रैंडमली ऐसे दिखाया है, बट इसको दिखाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जो होते हैं हमारे फ्लो चार्ट्स। अब फ्लो चार्ट्स को बनाने से पहले उनके हमें कुछ कंपोनेंट्स के बारे में सीखना पड़ेगा। अब ये फ्लो चार्ट्स, ये डायग्राम्स क्या है, ये वैसे साइंस बुक जैसे मतलब एनिमल्स के या ट्रीज के डायग्राम नहीं है। इनके अंदर डायग्राम बनाने के लिए हम शेप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं फ्लो चार्ट्स के अंदर, एंड उन्हीं शेप्स को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। सबसे पहली शेप जिसकी हम बात करेंगे वो है एक ओवल या अंडाकार शेप। इसके अंदर अगर हमने स्टार्ट लिख दिया, तो मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन का। ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे फ्लो चार्ट्स के लिए। और इस ओवल के अंदर अगर मैं स्टार्ट की जगह एग्जिट लिख दूं,
तो ये बन जाएगा लास्ट पार्ट मेरे सॉल्यूशन का, मतलब यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। दूसरी शेप जिसकी हम बात करेंगे वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ ऐसी शेप है जिसके अंदर हम अपने इनपुट आउटपुट के सीक्वेंसेस को लिखते हैं। इनपुट का अगर हमें कुछ करना है, मतलब कोई नंबर हमें रीड करना है, या आउटपुट हमें अगर कुछ करना है, हाई को प्रिंट करवाना है, हेलो को प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, इस तरीके के आउटपुट हमें दिखाने हैं, तो हम यूज़ करेंगे इस शेप का, विच इज़ अ पैरेललोग्राम। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हमने चाय बनाने वाली प्रॉब्लम डिस्कस की, तो उसके अंदर जो हमने दूध लिया, जो हमने चीनी ली, जो हमने चाय पत्ती ली, या जो हमने पानी लिया, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं वो था हमारा इनपुट। इनपुट कैसे था कि कोई और, मतलब यूज़र कंट्रोल कर सकता है, जिसके लिए हम चाय बनाने का सॉल्यूशन लिख लें कि उन्हें कितना पानी चाहिए, उन्हें कितनी चाय पत्ती चाहिए, उन्हें कितना दूध चाहिए। अगर बिल्कुल भी दूध नहीं चाहिए तो मतलब उन्हें ब्लैक टी चाहिए। तो वो पूरी जो क्वांटिटी है इन चीज़ों की उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो बताएंगे कितना यूज़ करना है, उसको हम कहेंगे इनपुट। एंड फाइनली जो टी तैयार हो जाएगी, इसको रेडी टी जो तैयार हो जाएगी, जो हम उनको दे देंगे, वो होगा सॉल्यूशन का आउटपुट। तो इस तरीके से इनपुट आउटपुट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है, जो भी हम फ़ोन चलाते हैं, जो भी हम लैपटॉप चलाते हैं, उसके अंदर एक चीज़ हम में से ऑलमोस्ट 90% लोग, 99% लोग यूज़ करते होंगे, यो है गूगल सर्च। अब गूगल सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, गूगल सर्च के अंदर हम कोई भी वर्ड को टाइप कर देते हैं, और गूगल सर्च क्या करके देता है हमें, गूगल सर्च हमें उसका मीनिंग रिटर्न करके देता है। तो एक तरीके से गूगल सर्च का भी अपना कुछ कोड होगा। इस कोड को हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन होगा एक प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या थी कि यूज़र को, मतलब हमें हर एक वर्ड का मीनिंग मिल जाए, ये प्रॉब्लम थी। उसके लिए गूगल सर्च ने कोई सॉल्यूशन लिखा, इस सॉल्यूशन को उन्होंने लिखा है कोड की फॉर्म में। तो ये जो उन्होंने पूरा सॉल्यूशन लिखा, इसके लिए इनपुट क्या हुआ, इनपुट हुआ वो वर्ड जिसका हमें मतलब सर्च करना है, और आउटपुट हुआ उस वर्ड का मतलब जो गूगल सर्च ने फाइनली हमें रिटर्न करके दिया। तो सॉल्यूशन ने जिस वर्ड का मतलब सर्च किया वो उसके लिए इनपुट है, और जो मीनिंग उसने रिटर्न किया फाइनली वो है उसका आउटपुट। तो इस तरीके का मतलब होता है जब भी हम इनपुट आउटपुट की बात करेंगे कोडिंग के अंदर या फ्लो चार्ट्स के अंदर। जैसे यहाँ पर मेरा इनपुट है कि मुझे कोई नंबर n रीड करना है, यहाँ मेरा आउटपुट है कि मुझे हाई को प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट शेप जिसकी हम बात करेंगे वो है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर हम सारी प्रोसेस बताते हैं। प्रोसेस यानी अगर हमें कुछ काम करना होता है, कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, कोई फॉर्मूला देखना होता है, अप्लाई करना होता है, कोई कैलकुलेशन करनी होती है, वो होते हैं सारे हमारी प्रोसेसेस। जैसे यहाँ मैंने क्या काम किया है, यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है नेम नाम का, और उसके अंदर मैंने श्रद्धा की वैल्यू स्टोर करा दी है। ये जो इक्वल टू होता है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं जावा के अंदर। असाइन करना चीज़ें यानी चीज़ें दे देना। तो मैंने क्या की, ये जो वैल्यू है श्रद्धा, इसको मैंने इस नेम वेरिएबल को दे दिया है। मैं यहाँ ये भी लिख सकती थी a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5। तो मैंने क्या किया, 10 की वैल्यू को a को दे दिया यानी असाइन कर दिया। अब a की वैल्यू 10 हो गई, 5 की वैल्यू को b को दे दिया या असाइन कर दिया। इसके अलावा और क्या काम हो सकते हैं मेरे रेक्टेंगल के अंदर, मेरे प्रोसेस ब्लॉक के अंदर। अगर मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है दो नंबर्स का सम, तो मैं कैसे करूंगी, मैं सिंपली लिख सकती हूँ सम इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इससे क्या होगा, a प्लस बी का जो भी सम आएगा वो मैंने इस सम वेरिएबल को असाइन कर दिया है, दे दिया है। तो ये भी मेरे लिए एक वैलिड प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है एक डायमंड शेप। डायमंड शेप के अंदर हम सारे डिसीजंस लेते हैं। मान लीजिए मुझे चेक करना है मेरे किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है या कुछ भी है, कुछ भी चीज़ अगर हमें चेक करनी होती है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस डिसीजन ब्लॉक का। जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया है कि इज मार्क्स ग्रेटर देन 33, मतलब मेरे जो मार्क्स आए हैं वो क्या 33 से बड़े हैं या नहीं है। तो ये जो डिसीजन ब्लॉक है ये मुझे दो ही आंसर दे सकता है, एक होगा येस, एक होगा नो। तो येस होगा, उस केस में मैं क्या कर दूं, उस केस में मैं प्रिंट करवा सकती हूँ पास, और जिस केस में नो होगा उस केस में मैं प्रिंट करवा सकती हूँ फेल। तो अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 33 है तो पास प्रिंट हो जाएगा, और लेस देन 33 है तो फेल प्रिंट हो जाएगा। और ये पास और फेल मैं कैसे ब्लॉक में प्रिंट करवा सकती हूँ, ये मुझे प्रिंट करवाने अपने पैरेललोग्राम में, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से आउटपुट है, वो आउटपुट जो मुझे प्रोग्राम को देना है। और इनको हम कहेंगे कि ये है हमारी ब्रांचेस।
ब्रांचेस यानी टहनियाँ, तो 2 ब्रांचेस निकलती हैं अपने डिसीजन ब्लॉक से, एक होती है येस वाली ब्रांच, एक होती है नो वाली ब्रांच। और ये जो सारे के सारे डायग्राम्स की शेप्स हैं, ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं, इनको हम कनेक्ट कैसे करते हैं? इनको हम कनेक्ट करते हैं यूजिंग एरोज। तो इनको हम कहते हैं एरोज, दे एक्ट एज कनेक्टर्स बिटवीन द डिफरेंट शेप्स ऑफ अ डायग्राम। अब एक एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि फ्लो चार्ट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम सबसे बेसिक प्रॉब्लम के साथ शुरुआत करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सम ऑफ 2 नंबर्स। हमें क्या करना है? 2 नंबर्स के लिए हमें उनका सम प्रिंट करवाना है। तो हमारे लिए इनपुट क्या हो जाएगा? इनपुट में हमें मिलेगा एक तो पहला नंबर ए और दूसरा नंबर सेकंड नंबर बी, और आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करवाना है? आउटपुट विल बी सम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का जो सम निकलेगा उसको हम एज एन आउटपुट दिखा रहे होंगे। अब इसके लिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये इसका फ्लो चार्ट है। ये जो फ्लो चार्ट है, इसकी शुरुआत हमेशा एक स्टार्ट ब्लॉक के साथ होगी, और इसको अगर हम इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट किया उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में सबसे पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा ए और बी की वैल्यूज़ को। अगर हमारे प्रोग्राम को पता ही नहीं ए और बी क्या है तो फिर हम उनका सम कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए हमें इनपुट लेना पड़ेगा ए एंड बी को। इसको अगर हम स्टेप्स में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं नंबर 2 इज इनपुट नंबर्स ए एंड बी। फिर आता है मेरा तीसरा स्टेप। एक बार मेरे पास ए और बी आ गए, अब मैं क्या कर सकती हूँ? लॉजिकली अब मैं इनका सम कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। एंड ये जो शेप आप नोटिस करेंगे, दिस इज अ रेक्टेंगल शेप, यानी हमारे प्रोसेस की शेप। प्रोसेस हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन हो रही है, कुछ काम हो रहा है यहाँ पर। तो ए और बी का जो सम है वो कैलकुलेट होकर हमारे सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कैलकुलेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। चौथा स्टेप क्या होगा? एक बार सम कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद हम प्रिंट करवा सकते हैं अपने सम को। कैसे प्रिंट करवाएंगे? पैरेललोग्राम बनाकर। ये प्रिंट करवाने का मतलब है कि हम कुछ आउटपुट दिखा रहे हैं यूज़र को। यूज़र ने हमें क्या दिए? ए और बी। यूज़र बेसिकली वो व्यक्ति होता है जो हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। वो प्रोग्राम रन कर रहा है, हमने कोई प्रोग्राम, कोई सोल्यूशन लिखा है जो यूज़फुल है, तो ये वो प्रोग्राम सोल्यूशन है जिसके अंदर यूज़र ने ए और बी दिए और हमने उसका सम जो है प्रिंट करवा दिया। तो अपने सॉल्यूशन के अंदर चौथा स्टेप हम लिख सकते हैं प्रिंट सम। एंड एक बार हमने सम प्रिंट करवा दिया, मतलब हमने सम ऑफ 2 नंबर्स कैलकुलेट कर लिया, तो पूरा हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में हम सिंपली क्या करेंगे? लिख देंगे एग्जिट। तो 5th स्टेप होगा एग्जिट। तो ये जो हमने पूरा का पूरा डायग्राम बनाया, इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। और इस डायग्राम के लिए जो इंग्लिश में हमने पूरे के पूरे सॉल्यूशन को दोबारा से लिखा, इस पूरी चीज को हम कहते हैं अपना सूडो कोड। सूडो कोड यानी नकली कोड। सूडो का मतलब इंग्लिश में होता है नकली या ऑल्टरनेट, एंड कोड। तो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली जावा का कोड नहीं है, ये इंग्लिश में हमने सारे के सारे सॉल्यूशन को लिखा है। पर अगर मुझे इसको जावा में कन्वर्ट करना होता या C++ में कन्वर्ट करना होता या पाइथन में कन्वर्ट करना होता, तो लॉजिकली मैं पहले प्रोग्राम को स्टार्ट ही करती हमेशा, उसके बाद इनपुट ही लेती है और बी को, उसके बाद कैलकुलेट करती सम और उसको प्रिंट करवाती। यही सारे स्टेप्स होते हैं। सूडो कोड किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं होता। इसी सूडो कोड को हम जावा में भी लिख सकते हैं, इसी सूडो कोड को हम C++ में भी लिख सकते हैं, इसी सूडो कोड को मैं जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकती हूँ। तो अपने सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम फ्लो चार्ट को एनालाइज करेंगे और उसका सूडो कोड लिख रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे, इसमें हम कैलकुलेट करने वाले सिंपल इंटरेस्ट को। अब बचपन के अंदर 7th 8th क्लास के अंदर हमने सीखा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि फ्रैंकली मुझे भी कभी कभार याद नहीं रहती जो चीज़ें बचपन में सीखी थी। सबसे पहले तो हमें क्या दिया जाता है? एक प्रिंसिपल अमाउंट दी जाती है। प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम कह देते हैं पी। उसके अलावा हमें रेट दिया जाता है कि अमाउंट पे 12% के रेट से, 10% के रेट से, 7% के रेट से, इस हिसाब से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और तीसरा हमें दिया जाता है कितने टाइम के लिए हमें कैलकुलेट करना है, विच इज़ टी, कि 2 साल के लिए रेट इतना है, प्रिंसिपल अमाउंट इतनी है, आप बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो PRT अगर हमें गिवन हो तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इंटरव्यू में वैसे इतनी सिंपल प्रॉब्लम्स नहीं आती है जिनके हम फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, लेकिन अगर कभी कभार मान लीजिए फन के लिए या किसी दोस्त ने पूछ लिया है, कहीं भी आप इजी लेवल के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं पूछ लिया, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि
आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है या नहीं आता है उसके ऊपर आपको जज किया जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर इंटरव्यू के अंदर कभी भी आपसे ऐसी कोई प्रॉब्लम पूछ ली जाती है, मान लीजिए जिसका आपको फॉर्मूला नहीं आता, जैसे ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, मान लीजिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं आता, या फिर हमें a+b का होल स्क्वायर नहीं याद आ रहा, ये बहुत बेसिक है बट मैं वैसे ही बता रही हूँ, इसके एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। अगर किसी चीज़ का हमें फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, जिसका कोड से कोई लेना देना नहीं है, वो मैथ वाली चीज़ है, तो हम अपने इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं कि मुझे इसका फॉर्मूला बता दो, फिर मैं कोड को जावा में लिख दूंगा। मुझे जावा में लिखने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस बचपन के फॉर्मूले याद नहीं है, तो उसमें कोई हिचकने वाली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई इंटरव्यूअर आपको जज नहीं करेगा। उसी तरीके से PRT का फॉर्मूला ये होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अब इस सवाल के अंदर हमें क्या दिया होगा, इनपुट में हमें दिया होगा एक प्रिंसिपल अमाउंट P, एक रेट R और एक टाइम T, और आउटपुट में हमें क्या दिखाना है, आउटपुट में हमें दिखानी है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, मतलब PRT डिवाइडेड बाय 100। तो हमें हमारा इनपुट क्लियर है, हमें हमारा आउटपुट क्लियर है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमेशा क्लियर कर लो कि उसका इनपुट क्या होने वाला है, उसका आउटपुट क्या होने वाला है। ऐसे जब हम करेंगे तो हमें पता होगा कि इनपुट क्लियर हो गया है तो पहले तो इनपुट ही होगा, उसके बाद कुछ काम करना होगा मुझे, फिर आउटपुट करना होगा। तो जो अपना हम लॉजिकल सारा दिमाग है वो सिर्फ उस काम में हम लगाएंगे, इनपुट आउटपुट अगर हमें क्लियर होंगे तो। अब इसका फ्लो चार्ट क्या है, इसका फ्लो चार्ट में सबसे पहला स्टेप है हमारा स्टार्ट स्टेप। तो इसी सेम फ्लो चार्ट के लिए हम सूडो कोड भी लिख लेते हैं। सूडो कोड के अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप होगा स्टार्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट PRT यानी प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो हम सेम चीज लिखेंगे, इनपुट प्रिंसिपल, इसको हम कह देंगे P, रेट इसको हम कह देंगे R, एंड टाइम विच इज T। तीसरा स्टेप है कुछ काम करना, तो उसके लिए यूज करेंगे हम अपने प्रोसेस ब्लॉक का। काम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट होता है, P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T, इन तीनों का पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 100। अब एक स्पेशल चीज़, जावा के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन साइन होता है वो ये छोटे वाला x नहीं होता, मैथ वाला। मतलब मैथ में मुझे लिखना होगा AX B, इस तरीके से कुछ। जावा के अंदर हम लिखते हैं A*B, यानी इस तरीके से क्रॉस बनाते हैं, बीच में एक लाइन लेके जाते हैं, ये होता है जावा के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन। हम सूडो कोड में चाहें तो ये लिख सकते हैं, पर मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जावा से भी फेमिलियराइज करा रही हूँ यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम हमेशा ये लिखेंगे, डिवाइड के लिए हम इसको लिखेंगे, तो हमने ये लिखा है। अब इसी सेम चीज़ को, इसी सेम स्टेप को हम यहाँ पे लिख लेते हैं सूडो कोड में, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय 100। चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप है कि एक बार सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया तो अब हमें उसे प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। तो फोर्थ स्टेप हो जाएगा हमारे लिए प्रिंट, इसको हम डिस्प्ले भी कह सकते हैं, इसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ये जो SI है इसकी जगह मैं पूरा सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकती हूँ, पर क्योंकि SI लिखने में टाइम कम लगता है तो मैंने अपने वेरिएबल का नाम SI लिया है। एक बार मेरा सॉल्यूशन खत्म हो गया, मतलब PRT इनपुट करके मैंने अपना सिंपल इंटरेस्ट आउटपुट करा दिया, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कर जाऊँगी अपने सॉल्यूशन से एग्जिट। तो यहाँ पे सूडो कोड में फिफ्थ मेरा जो स्टेप होगा दैट विल बी माई एग्जिट स्टेप। तो एक तरीके से मैंने अपना फ्लो चार्ट भी देख लिया है और मैंने अपने सूडो कोड को भी लिख लिया अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। अब बात करेंगे अपनी तीसरी प्रॉब्लम की, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, इसका फ्लो चार्ट भी थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा पर सीखने में बहुत मज़ेदार है और बहुत सिंपल है, एक बार हम सीख जाएंगे। तो प्रॉब्लम का नाम है फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, यानी हमें कोई 3 नंबर्स दिए होंगे, जैसे मान लीजिए हमें 10 दे दिया, 15 दे दिया और 4 दे दिया, इनमें से हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है। इनमें से ऑब्वियसली मैक्सिमम क्या है, 15 मेरा मैक्सिमम नंबर है, तो इसी को निकाल कर मुझे प्रिंट करवाना है। तो एक मैक्सिमम नंबर को कैलकुलेट करने का क्या क्या लॉजिकल स्टेप होना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट क्लियर कर लेते हैं। इनपुट क्या होगा, इनपुट होंगे मेरे 3 नंबर्स A, B एंड C, एंड आउटपुट में मुझे प्रिंट करवाना है मैक्सिमम ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो लॉजिकली अगर सोचें, लॉजिकली अज्यूम करते हैं, मेरे पास A दिया है मेरा 10, B है मेरे पास 15 और C है मेरे पास 4। इस तरीके के 3 नंबर मुझे दिए हैं, तो अपने दिमाग में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करते हैं इन तीनों का मैक्सिमम निकालने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं A को B के साथ, है ना।
ए को देख लेंगे, क्या ए बी से बड़ा है? अगर ए बी से बड़ा है तो हायरार्की कुछ ऐसी होगी कि ए ऊपर आता होगा और बी कुछ नीचे आता होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए बी से बड़ा नहीं है। इससे हमें पता चल गया कि ए तो मेरा लार्जेस्ट नंबर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बी ए से बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली बी तो ए से बड़ा ही है, सी का तो अभी हमने देखा ही नहीं, तो ए तो लार्जेस्ट नहीं है। तो मतलब ये जो हमने हायरार्की देखी है गलत थी। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, बी के लिए चेक कर लेंगे। बी के लिए हमें ऑलरेडी पता चल गया कि बी जो है ए से बड़ा है, ए बी से बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली बी ए से बड़ा है। तो हायरार्की कुछ ऐसी है जिसमें बी ऊपर आता है, ए नीचे आता है। अब हमें देखना है सी कहाँ पे आता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम ये करेंगे कि बी को अब कंपेयर करने वाले हैं हम सी के साथ कि क्या बी सी से बड़ा है। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में मिलेगा ट्रू कि हाँ ऑब्वियसली बी तो सी से बड़ा है ही। तो इस केस में हमने डिफाइन कर लिया कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। फिर ए सी या तो ऐसे होंगे या ए सी इस तरीके से होंगे, पर हमें उस बात से फ़र्क नहीं करना, हमें तो सबसे ऊपर वाला ही चाहिए विच इज़ ऑब्वियसली बी। तो हमें पता चल गया मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है प्रिंट बी एज माई फाइनल आउटपुट। तो कुछ तरीके का लॉजिकल स्टेप हमारे दिमाग में रहते हैं कि कंपैरिजंस करने होते हैं, चेक करना होता है। ए को बी के साथ पहले कंपेयर कर लेंगे, फिर जो भी बड़ा है उसको अगले नंबर सी के साथ कंपेयर करेंगे। अगर मान लो ए की वैल्यू 20 होती तो उस केस में ए बी से बड़ा हो जाता और फिर हम कंपेयर करते कि क्या ए सी से भी बड़ा है, तो ये भी ट्रू हो जाता, तो उस केस में प्रिंट करवा देते हम ए को। ये हमारे दिमाग में लॉजिकल स्टेप्स चलते हैं। अब क्या करेंगे, इन्हीं लॉजिकल स्टेप्स को हम एक फ्लो चार्ट के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। फ्लो चार्ट के साथ साथ हम लिखेंगे इस पूरे के पूरे कोड के लिए, सॉल्यूशन के लिए सूडो कोड। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सॉल्यूशन को करेंगे स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए अपना फर्स्ट स्टेप जो हम लिखने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा इनपुट करना अपने तीनों नंबर्स को, यानी ए बी एंड सी को हम इनपुट करेंगे। उसी सेम चीज़ को अपने सूडो कोड में लिख लेते हैं, इनपुट ए बी एंड सी। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा एक डिसीजन लेना, यानी जो दिमाग में हमने कैलकुलेशन की थी कि क्या ए बी से बड़ा है या ए सी से बड़ा है, इस तरीके की जो कैलकुलेशंस है, इन सब कैलकुलेशंस को हम अपने डायमंड ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। डायमंड ब्लॉक है हमारा डिसीजन ब्लॉक। यहाँ हम डिसीजन लेने वाले हैं कि कौन सा नंबर कौन से नंबर से बड़ा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर इसका जवाब येस आ जाता है, मतलब ए बी से बड़ा हो जाता है, फिर चेक कर लेंगे कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर इसका भी जवाब येस आ गया, ए बी से भी बड़ा हो गया, ए सी से भी बड़ा हो गया, तो उस केस में मुझे क्या करना है, आउटपुट में पैरेललोग्राम में मुझे प्रिंट करवा देना है ए को, क्योंकि मेरा ए बी से भी बड़ा है, मेरा ए सी से भी बड़ा है। इसको सूडो कोड में कैसे लिखेंगे, इसको सूडो कोड में लिखने के लिए हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ एल्स होते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी अगर येस आ जाता है तो इफ़ के अंदर जाता है, नो आ जाता है तो एल्स के अंदर जाता है। तो इंग्लिश में इफ़ एल्स का मतलब होता है या तो ये नहीं तो वो। तो अगर या तो ये है इफ़ है तो मतलब येस, नहीं तो वो है मतलब नो है तो मतलब एल्स। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इफ़, इस डिसीजन ब्लॉक की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी डू, मतलब अगर मेरे ए की वैल्यू बी से बड़ी हो जाती है तो डू। तो उस केस में क्या करना है, येस आ जाए तो क्या करना है, दोबारा से ए को सी से कंपेयर करना है। उसके लिए दोबारा लिखेंगे इफ़ ए ग्रेटर देन सी डू। दोबारा से अगर ए सी की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो अगर उसमें येस आ जाए तो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है ए को। तो मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट ए। अगर इसको हम ऐसे रीड करेंगे सूडो कोड को, अगर मेरे ए की वैल्यू बी से बड़ी हो गई तो ये करो, अगर मेरे ए की वैल्यू सी से बड़ी हो गई तो ये करो। क्या करो, प्रिंट कर दो ए को। और इन दोनों इफ़ के बीच में ये हाँ अंदर हम लेवल वाइज अंदर घुसते जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में हम थोड़ी सी स्पेस दे रहे होंगे। इसमें भी स्पेस है, इसमें भी स्पेस है। स्पेस दिखाती है कि ये वाला लेवल जो है इस लेवल के अंदर आता है, ये वाला लेवल जो है इस लेवल के अंदर आता है। मतलब पहले ये चीज़ होगी तभी ये चीज़ होगी, पहले ये चीज़ होगी तभी ये चीज़ होगी। जैसे अगर इसमें मुझे येस मिला तभी मैं ये कंपेयर करूँगी, इसमें मुझे येस मिला तभी मैं ये प्रिंट करूँगी, अगर नो मिला तो मैं कुछ और प्रिंट कर रही होंगी। तो इन तीनों में पहले येस मिला, फिर दोबारा एक बार येस मिला, तब मेरा ए प्रिंट हो गया। मान लेते हैं मेरा जो ए ग्रेटर देन सी है ये येस नहीं देता, ये नो देता, तो उस केस में मैं क्या करवाती, प्रिंट करवाती सी को, क्योंकि मेरा ए बी से बड़ा हो गया और मेरा ए सी से छोटा हो गया। तो इस केस में मैंने क्या करवाया, प्रिंट करवाया सी को एज लार्जेस्ट। उसको मैं कैसे लिखूंगी, वो होगी इसका एल्स,
मतलब डायरेक्टली इसके नीचे मुझे लिखना है, डायरेक्टली इसके नीचे आकर एल्स, एंड फिर मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट सी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर a ग्रेटर देन c है तो प्रिंट करवा दो a को, नहीं तो प्रिंट करवा दो c को। तो अगर a ग्रेटर देन c है तो डू करो प्रिंट a, नहीं तो एल्स हिज, नहीं तो प्रिंट c। अब ये सारा का सारा काम तब हुआ है जब a ग्रेटर देन b है, ये पूरा का पूरा काम। मतलब हम इस काम को तभी करेंगे जब यहाँ से हमें yes मिलेगा। यहाँ से अगर हमें no मिल जाता तो उस केस में क्या करते, b ग्रेटर देन c को चेक करते। तो मैं यहाँ लिखती एल्स, ये वाला जो एल्स है ये डायरेक्टली इसके नीचे आएगा, क्योंकि ये सारा येस होने पर होता, अब ये सारा पार्ट नो होने पर होगा। तो एल्स बी ग्रेटर देन सी, यहाँ मैं लिख दूंगी दोबारा से कंपैरिजन, इफ बी ग्रेटर देन सी डू। क्या करना है उस केस में मुझे, अगर येस आ जाए तो प्रिंट करवा दूं बी को, तो मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट बी। इसको हल्का सा रीसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही बी ग्रेटर देन सी आ गया, हमें क्या करना है, डू करना है बी, प्रिंट बी। तो बी प्रिंट हो गया, और यही अगर मुझे नो दे देता तो मैं प्रिंट करवा देती सी को। तो नो वाली स्टेटमेंट क्या लिखनी है, डायरेक्टली इस इफ के नीचे, मतलब एल्स प्रिंट करवा दो सी को। और इसी में अब मेरा फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, सूडो कोड का फोर्थ स्टेप होगा एग्जिट, यानी कंडीशंस के हिसाब से या तो ए प्रिंट हो जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा, या बी प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट ए, सी और बी। और फोर्थ स्टेप क्या होगा, इन सब के प्रिंट होने के बाद हमेशा मेरे सॉल्यूशन से मुझे क्या करना है, मुझे करना है एग्जिट। तो ये होगा सूडो कोड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, और ये होगा मेरा एक्चुअल फ्लो चार्ट जिसको यूज करके मैंने अपने तीनों नंबर्स को फाइंड आउट किया। एंड एक बार हमने कोड समझ लिया है कि कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है, डिसीजन ब्लॉक से येस आ रहा है या नो आ रहा है डिपेंडिंग ऑन दैट, उसके बाद हमें क्लियर हो गया है कि हमारे दिमाग की जो डिसीजन मेकिंग है उसको फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको सूडो कोड में कैसे कन्वर्ट करना है। एंड कोड में भी आप देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर तरीका होगा, यही सेम स्टेप्स, यही इफ एल्स कर करके हम अपने मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करें ये है टू फाइंड इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ये सब हमने बचपन में सुना होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 मेरा प्राइम नंबर है, 3 मेरा प्राइम नंबर है, 5 मेरा प्राइम नंबर है, 7 मेरा प्राइम नंबर है। 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 2 जो है या तो 1 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा, मतलब 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 की अगर बात करूँ तो 3 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 3 या तो 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 5 की अगर बात करूँ तो 5 इज 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, तो 5 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 5 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 7 की अगर बात करूं तो 7 इज 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1, तो 7 मेरा 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता है और 7 मेरा 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर 0 देते हैं। तो ये जो मेरे नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद होते हैं मेरे दूसरे टाइप के नंबर्स जिनको हम कहते हैं नॉन प्राइम नंबर्स। नॉन प्राइम नंबर्स हमेशा किसी और नंबर से डिविजिबल होते हैं। जैसे अगर मैं 6 का एग्जाम्पल लूँ तो 6 इंटू 1 एंड 1 इंटू 6, तो 6 1 और 6 6 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। पर 6 को हम ऑल्सो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, तो 6 मेरा 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, 6 मेरा 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। यानी ये 2 और 3 दो एक्स्ट्रा नंबर्स है जिनसे कंप्लीटली डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद इसने रिमाइंडर 0 दे दिया, इसीलिए 6 को मैं कहूँगी एक नॉट प्राइम नंबर या नॉन प्राइम नंबर। तो नॉन प्राइम नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी निकाली। नॉन प्राइम नंबर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि 2 से n-1, अगर मैं n के लिए चेक कर रही हूँ, n मेरा नॉन प्राइम नंबर है, तो 2 से लेकर n-1 तक के लिए कोई ना कोई ऐसा डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा जो n को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। मतलब n डिवाइडेड बाय डिव जो है ये कंप्लीट डिवीजन होगा जिसमें मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे 6 के केस में
2 और 5 के बीच में क्या लाई करता है, एक तो 2 खुद लाई करता है, दूसरा 3 लाई करता है, तो 2 भी कंप्लीटली 6 को डिवाइड कर देता है, 3 भी कंप्लीटली 6 को डिवाइड कर देता है, इसीलिए 6 मेरा एक नॉन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है या नहीं है उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे 2 से लेकर n-1 तक के लिए चेक करना है कि कोई ऐसा नंबर इनके बीच में एग्जिस्ट करता है क्या, कोई ऐसा डिव है क्या जो कंप्लीटली डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर 0 दे दे। अगर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है तो मेरा नंबर नॉन प्राइम हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरा नंबर एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक मुझे यूज करना है। लॉजिक में थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार हल्का सा रिवाइंड करना है, पीछे की 1-2 मिनट की कहानी दोबारा सुन लेनी है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काम मेरा ये है 2 से n-1 तक चेक करना है मुझे कि क्या कोई ऐसा DIV डिवाइजर एग्जिस्ट करता है जो मेरे n को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो नॉन प्राइम है, नहीं तो वो एक प्राइम नंबर है। अब एक और स्पेशल चीज़, जावा के अंदर अगर हमें चेक करना हो कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करके, मतलब a डिवाइडेड बाई b, ये दोनों डिवाइड करके रिमाइंडर क्या देते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑपरेटर होता है। हम लिख देते हैं a%b, इस परसेंटेज को रीड करते हैं एज मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलो का मतलब होता है रिमाइंडर। तो हम हर बार क्या चेक कर लेंगे, हम हर बार चेक कर लेंगे a मॉड्यूलो b, a रिमाइंडर b, इज इट इक्वल टू 0। जैसे मेरा नंबर जो n है उसका मॉड्यूलो किसी भी डिव के साथ, रिमाइंडर किसी भी डिव के साथ क्या 0 है। और आपने नोटिस की होगी एक चीज़, अगर मुझे चेक करना होता है 0 है क्या, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ डबल इक्वल टू का। ये क्यों है डबल इक्वल टू, क्यों सिंगल इक्वल टू क्यों नहीं, ये सब हम जावा के अंदर सीख रहे होंगे। अभी बस मान लेना है कि जावा के अंदर जब भी चेक करना होता है 2 नंबर्स इक्वल है क्या, मतलब इनका रिमाइंडर और 0 इक्वल है क्या, तो उसके लिए यूज़ करना है डबल इक्वल टू। तो इन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम लिखने वाले हैं अब अपना सूडो कोड एंड बनाएंगे अपना फ्लो चार्ट। सबसे पहले अपना इनपुट आउटपुट क्लियर करते हैं। इनपुट क्या होने वाला है, मेरा नंबर n जिसके लिए मुझे बताना है कि वो प्राइम है या नहीं है, और आउटपुट में मुझे प्रिंट करवाना है प्राइम और नॉट प्राइम। तो प्राइम नंबर है तो प्राइम प्रिंट हो जाएगा, नॉट प्राइम नंबर है तो नॉट प्राइम प्रिंट हो जाएगा। अपने कोड की शुरुआत करेंगे, अपनी फ्लो चार्ट की सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे स्टार्ट के साथ। तो सूडो कोड में भी क्या लिख देंगे, सूडो कोड में भी लिख देंगे स्टार्ट। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, इसमें हम इनपुट करेंगे अपना नंबर n। तो पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट स्टेटमेंट क्या करेंगे, इनपुट n। तीसरा स्टेप मेरा क्या होगा, तीसरे स्टेप में एक वेरिएबल बना लेंगे डिव। ये डिवाइजर है जिसके साथ डिविजिबिलिटी हम चेक करने वाले हैं। डिव क्या है, डिव की वैल्यू 2 से लेकर n-1 तक जाने वाली है, यानी जब तक मेरा डिव n से छोटा है तब तक मुझे डिव को बढ़ाते रहना है। पहले 2 है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है, फिर 5 करना है, फिर 6 करना है। इसका मैं एक बेसिक एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे अगर मेरे n की वैल्यू 9 है तो शुरुआत में मेरा जो डिव होगा दैट विल बी 2। अब 2 तो 9 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 9 का अगर 2 के साथ मैं रिमाइंडर चेक करूँ तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये तो कंप्लीट डिविजिबिलिटी नहीं है, तो मुझे डिव को बढ़ाकर उसको 3 करना पड़ेगा। तो 9 मॉड्यूलो 3 विल बी इक्वल टू 0। इस केस में मुझे पता चलेगा कि एक नॉट प्राइम नंबर है, कि मेरा 9 एक नॉट प्राइम नंबर है। इसीलिए डिव की जो वैल्यू है इसको बढ़ा के मुझे 2 से लेकर तब तक बढ़ाना पड़ेगा जब तक मेरा डिव इक्वल टू n नहीं हो जाता। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है लेट डिव इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू को शुरुआत करी है मैंने 2 के साथ। यही सेम चीज़ अपने सूडो कोड में लिख लेते हैं। अब एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और वो कब रुकेगी, वो एक कंडीशन रीच करने पर रुकेगी। कौन सी कंडीशन रीच करने पर रुकेगी, इस वेरिएबल डिव की वैल्यू कब रुकेगी, पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, तब रुकेगी जब ये n के इक्वल हो जाएगा। n-1 तक बढ़ेगी और n के इक्वल हो जाएगा तो रुक जाएगी। तो उसके लिए हम लिखते हैं अपने सूडो कोड के अंदर वाइल। वाइल का मतलब होता है जब तक एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। वाइल का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर जब तक, तो जब तक बढ़ती जा रही है। कब तक बढ़ती जा रही है, कब तक हमें उस वैल्यू को बढ़ाना है, हमें उस वैल्यू को बढ़ाना है जब तक मेरे डिव की वैल्यू लेस देन n है। जब तक डिव लेस देन n है, n-2 हो सकता है, n-1 हो सकता है, n-4 हो सकता है, n-8 हो सकता है, जब तक लेस देन n है तब तक उसको बढ़ाते जाना है। तो यहाँ हम लिख देंगे वाइल डिव इज लेस देन। इनफैक्ट इससे पहले हम एक थर्ड स्टेप में लिखेंगे लेट डिव इज इक्वल टू 2, और अब चौथे स्टेप में लिखेंगे वाइल डिव इज लेस देन n डू। जब तक मेरे डिव की वैल्यू लेस देन n है तब तक मुझे कोई काम करना है। क्या काम करना है,
यहाँ पे चेक हो गया कि div की वैल्यू लेस देन n है क्या, और अगर येस है तो मुझे क्या काम करना है, मुझे n को डिवाइड करके देखना है div के साथ और उसका रिमाइंडर चेक करना है कि क्या रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया कहीं भी तो क्या हो गया, मेरा नंबर हो गया नॉट प्राइम। जैसे ही नंबर नॉट प्राइम हो गया वैसे ही मैं एग्जिट कर जाऊंगी। क्या समझ में आया? div को मुझे चेक करना है n डिवाइडेड बाई div रिमाइंडर में 0 देता है क्या। जैसे ही उसने 0 दे दिया मतलब नंबर नॉट प्राइम है, वैसे ही मैंने प्रिंट करवा दिया नॉट प्राइम। इसी सेम चीज़ को अब हम लिख देंगे सूडो कोड में। जब तक div लेस देन n है तब तक क्या करो, इफ n मॉड्यूलो div इक्वल्स 0 डू। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा गैप दिया है वाइल और इफ के अंदर, यहाँ स्पेस कम है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा, पर गैप है। जब अगर मेरे n डिवाइडेड बाय div की वैल्यू मॉड्यूलो 0 दे दे, रिमाइंडर 0 दे दे, तो मैं क्या कर दूँ, मैं प्रिंट कर दूँ नॉट प्राइम एंड फाइनली मैं कर जाऊंगी एग्जिट। तो इफ ने अगर येस दे दिया तो प्रिंट कर दिया नॉट प्राइम और उसके बाद हम कर गए अपने कोड से एग्जिट। लेकिन अगर इसने नो दे दिया तो मतलब ये वाला लूप इफ का अब हमें एल्स लिखना होगा। अगर इसने नो दे दिया मतलब इसके डायरेक्टली नीचे एल्स, तो हमें क्या करना है, मुझे अपने div की वैल्यू को बढ़ाना है बाय 1। div को मैं कर दूंगी div प्लस 1। div प्लस 1 क्यों किया, जैसे 9 का मैंने एग्जाम्पल लिया था, अगर div की वैल्यू 2 है तो उस केस में तो नहीं होगा डिविजिबल, उस केस में रिटर्न होगा नो। जैसे ही नो रिटर्न होगा 2 को हटाकर अब उसकी वैल्यू को कर देना है 3, तो 1 से बढ़ा देना है। तो यहाँ पे एल्स में होगा div इज इक्वल टू div प्लस 1। तो ये मेरा लूप चलता रहेगा इस तरीके से एरो वाइज। ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक मेरी div की वैल्यू लेस देन n रहेगी। तो वाइल का यही मतलब है कि मैंने एक लूप चला दिया, एक काम को बार बार रिपीट कर दिया जब तक मैं कंडीशन तक नहीं रीच कर गई। तो ये सारा काम बार बार रिपीट होता रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, जैसे ही लूप की कंडीशन रीच कर गई मतलब div की वैल्यू n के इक्वल हो गई और नो आ गया यहाँ पर, वैसे मैं प्रिंट करवा दूंगी प्राइम अपने आउटपुट के अंदर। तो यहाँ मुझे फिफ्थ स्टेप में लिखना है प्रिंट प्राइम, और जैसे ही मैंने प्राइम प्रिंट करवा दिया वैसे ही मैं कहाँ गई, वैसे ही मैं चली गई अपने एग्जिट में। तो सिक्स्थ में मुझे लिख देना है एग्जिट। क्या प्रोसेस रहा, सबसे पहले तो एक div लेना है जिसकी वैल्यू को असाइन किया 2, उसके बाद चेक करना है कि क्या div लेस देन n है, मतलब तब तक चेक करते रहना जब तक div की वैल्यू बढ़ के n तक नहीं आ जाती। और किसी भी पॉइंट पर इफ़ मेरा div जो है वो n को कम्प्लीटली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे देता है तो उस केस में तो नॉट प्राइम प्रिंट करके एग्जिट, नहीं तो बार बार div को मुझे बढ़ाते रहना है बाय 1। और अगर div मेरा बढ़ के n के इक्वल हो गया तो उस केस में प्रिंट कर दिया प्राइम एंड फाइनली एग्जिट। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं फ्लो चार्ट में, सूडो कोड में, कि कोई भी नंबर n प्राइम है या नहीं है। नेक्स्ट जिस सवाल को हम सॉल्व करेंगे इसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जैसे हमें कोई भी n दिया होगा, मान लीजिए n की वैल्यू है 4, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होगा 1 + 2 + 3 + 4, दिस इज इक्वल टू 10। अगर मेरे n की वैल्यू है 5 तो उसके लिए सम क्या होगा, सम होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 विच इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर इस सवाल के अंदर ये एक प्रैक्टिस सवाल है जिसके अंदर सारी चीज़ें हम शुरुआत से करेंगे। तो एक बार हमें इस सवाल को, इस क्वेश्चन को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है एंड उसके बाद हम सॉल्यूशन को देख रहे होंगे। अब सॉल्यूशन को करने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसको हमें करना पड़ेगा वो है अपने इनपुट आउटपुट को क्लियर कर लेना। मेरे लिए जो इनपुट होगा इस सवाल के अंदर वो इनपुट होने वाला है नंबर n, यानी कहाँ तक मुझे अपना सम कैलकुलेट करना है। और आउटपुट क्या होगा इस सवाल के लिए, मेरा जो आउटपुट होने वाला है वो है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो नंबर्स मेरे 1 से शुरू होंगे, 0 से नहीं होंगे। 0 से हो गए तो वो होल नंबर्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम मुझे आउटपुट में दिखाना है। इनपुट में आएगा मेरे पास मेरा नंबर n। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अपना सूडो कोड और यहाँ पर बनाएंगे अपना फ्लो चार्ट। अब लॉजिकली जब भी हम किसी भी नंबर का सम कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम अगर कोई वेरिएबल सम बना लें तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे 1 से लेकर n तक सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। लास्ट क्वेश्चन में जब हमने प्राइम चेक किया था मुझे 2 से लेकर
n-1 तक अपना डिवाइज़र चेक करना था। इस बार मुझे ये वैल्यूज़ चेक करनी है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दोबारा से एक लूप चला सकती हूँ, मतलब एक काम को रिपीट कर सकती हूँ। कौन सा काम रिपीट होगा? रिपीट होगा काम सम कैलकुलेशन का। मतलब मैं कोई वैल्यू वेरिएबल ले लूँगी, वैल्यू जिसकी वैल्यू मैं शुरू करूँगी 1 के साथ, फिर उसको बढ़ाकर कर दूंगी 2, फिर उसको बढ़ाकर कर दूंगी 3, फिर उसको बढ़ाकर कर दूंगी 4, फिर उसको बढ़ाकर कर दूंगी 5। इसको मैं तब तक बढ़ाती रहूंगी जब तक मेरा जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n रहता है। मतलब अगर n की वैल्यू 5 है तो जब तक मेरे वैल्यू 6 नहीं बन जाता तब तक मैं इसको बढ़ाती रहूंगी। और जैसे जैसे बढ़ेगा मैं क्या करूंगी, मैं सम में ऐड कर दूंगी इस वैल्यू को। यानी सम शुरू में अगर 0 है और वैल्यू शुरू में अगर 1 है तो सबसे पहले सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम विल बी सम प्लस वैल्यू विच इज़ 1। उसके बाद वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 2, तो सम हो जाएगा सम प्लस वैल्यू विच इज़ 3। फिर सम को वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 3, तो सम विल बी सम मतलब 3 प्लस वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6। वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 4, तो सम विल बी 6 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 10। और अब वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 5। तो मतलब मेरे n की वैल्यू अगर 4 थी तो मैंने 1 2 3 4 ये चारों वैल्यूज़ वैल्यू के अंदर डाली और इन चारों को एक एक करके ऐड कर दिया। तो पहले 1 को ऐड किया, फिर 2 को ऐड किया, फिर 3 को ऐड किया, फिर 4 को ऐड किया, और हर बार पुराने सम की वैल्यू को मैंने यूज़ किया। तो उससे मेरा फाइनल सम क्या आया, मेरा फाइनल सम फॉर n इज इक्वल टू 4 मेरा आउटपुट आया सम इज इक्वल टू 10। इस तरीके का प्रोसेस मुझे करना है। तो इस तरीके के प्रोसेस के लिए मुझे पता है मुझे एक वैल्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू को मुझे बार बार बढ़ाना पड़ेगा। तब तक बढ़ाना पड़ेगा जब तक वो वैल्यू n से लेस देन इक्वल है, तब तक तो उसको बढ़ाते रहेंगे। जैसे ही n से बड़ी हो गई वैसे ही रुक जाना है। तो शुरुआत में क्या करेंगे, अपना स्टार्ट ब्लॉक बनाएंगे। स्टार्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ मैंने लिख दिया स्टार्ट। सेम चीज़ सूडो कोड में लिख देंगे, फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे सबसे पहले इनपुट लेना है अपनी वैल्यू n को। तो एक पैरेललोग्राम बनाया, उसमें मैंने लिख दिया इनपुट n। सेम चीज़ सूडो कोड में लिखेंगे इनपुट n। तीसरा स्टेप मुझे क्या करना है, तीसरे स्टेप में मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो इसको मैं लिखूंगी अपने प्रोसेस ब्लॉक के अंदर। ये वाला मेरा इनपुट ब्लॉक है, ये वाला मेरा प्रोसेस ब्लॉक है। मेरे थोड़े रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम मिक्स हो रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये पैरेललोग्राम होगा, ये मेरा प्रोसेस ब्लॉक है। तो प्रोसेस ब्लॉक के अंदर लेट करके मैंने वेरिएबल बना दिया है। क्या वेरिएबल बनाया, वैल्यू। वैल्यू की शुरुआत कहाँ से की, वैल्यू की शुरुआत की मैंने 1 के साथ। अब वैल्यू के साथ साथ मैं एक और चीज़ बना सकती थी। वैल्यू के साथ साथ अपने प्रोसेस ब्लॉक के अंदर मैं डिफाइन कर सकती हूँ अपना सम। तो एक वैल्यू इज इक्वल टू 1 ले लिया, एक सम इज इक्वल टू 0 ले लिया। शुरुआत में सम की वैल्यू 0 है, इन दोनों को मैंने डाल दिया अपने प्रोसेस ब्लॉक के अंदर। सेम चीज़ मैंने कर दी अपने सूडो कोड के अंदर, लेट वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड सम इज इक्वल टू 0। अब हर बार मुझे क्या करना है, हर बार मुझे अपनी वैल्यू को अपने सम के अंदर ऐड कर देना है। अब ऐड करने से पहले मैं एक कंडीशन चेक करूंगी कि क्या मेरा वैल्यू मेरे n से लेस है, तभी ऐड करना है। अगर मान लो वैल्यू की भी जो वैल्यू है, उसका जो डेटा है वो n से बड़ा हो गया, उस केस में तो ऐड नहीं करना। तो यहाँ मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो डिसीजन लेने के लिए मैंने बनाया एक डायमंड ब्लॉक, और यहाँ मैंने चेक कर लिया कि क्या मेरा जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n है। अगर इसका जवाब मान लीजिए आ जाता है हाँ या येस, जैसे ही येस आ गया, मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है अपना एक प्रोसेस ब्लॉक। प्रोसेस ब्लॉक के अंदर क्या होगा, प्रोसेस ब्लॉक के अंदर मैं सम को बना दूंगी सम प्लस वैल्यू, एंड उसके साथ साथ वैल्यू को कर दूंगी इंक्रीज। तो वैल्यू हो जाएगा वैल्यू प्लस 1। वैल्यू को मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया और उसको उस इंक्रीज करने से पहले सम के अंदर ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ये काम कर दिया, वैसे ही मैं क्या करूँगी, दोबारा से चेक करूंगी अपने वैल्यू के लिए कि क्या वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है क्या। ये तो हो गई येस वाली कंडीशन। येस वाली कंडीशन में मैंने क्या किया, फोर्थ स्टेप, वाइल जब तक मेरा वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू n डू। क्या करना है मुझे, सम को तो कर देना है सम प्लस वैल्यू, और वैल्यू को कर देना है वैल्यू प्लस 1। और अगर ये नो दे देती है कंडीशन, मतलब यहाँ पर इस डिसीजन ब्लॉक के अंदर एक तो मेरी येस वाली ब्रांच है, तो मेरी नो वाली ब्रांच क्या होगी,
ये है मेरी नो वाली ब्रांच, जिसमें मेरा वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाता है। जैसे ही वैल्यू ग्रेटर देन n हो गया, उस केस में मुझे क्या करना है, प्रिंट करवा देना है सम को। तो मैं आउटपुट वाला अपना पैरेललोग्राम बनाऊंगी और उसमें प्रिंट करवा दूंगी सम की वैल्यू को। तो यहाँ मैंने 5th स्टेप लिया, प्रिंट सम, और जैसे ही सम प्रिंट हो गया एक बार, उसके बाद लास्ट स्टेप मेरा होगा टू एग्जिट। तो अपना एग्जिट वाला मैंने ओवल बना लिया एंड यहाँ पे लिख दिया 6th स्टेप एज एग्जिट। इसको रिकैप कर लेते हैं। एक इनपुट वेरिएबल लिया n, उसके अलावा एक वैल्यू वेरिएबल लिया जिसकी शुरुआत करी 1 के साथ, और एक सम वेरिएबल लिया जिसकी शुरुआत करी 0 के साथ। वैल्यू को एक एक करके हम बढ़ाते रहेंगे। ये वैल्यू क्या है, ये बेसिकली हमारे नेचुरल नंबर्स है जो 1 से हम शुरू कर रहे हैं n तक लेकर जाएंगे। हर बार चेक कर लिया डिसीजन में कि क्या वैल्यू की वैल्यू का डेटा लेस देन इक्वल टू n है। अगर लेस देन इक्वल टू n है तो सम में ऐड कर दो और वैल्यू को इंक्रीज कर दो, फिर दोबारा चेक कर लो, दोबारा लेस देन n है, सम में ऐड कर दो, वैल्यू को इंक्रीज कर दो। तो यहाँ एक लूप बन रहा है मेरी पूरी की पूरी एरोस का। ये काम रिपीट हो रहा है। क्योंकि काम रिपीट हो रहा है तो सूडो कोड में वाइल लिखेंगे। वाइल यानी जब तक मेरे वैल्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है तब तक सम में वैल्यू ऐड कर दो, तब तक वैल्यू को प्लस कर दो बाय 1। एंड जैसे ये नो हो जाए, जैसे वैल्यू बढ़ बढ़ के n से बड़ी हो जाए, उस केस में प्रिंट कर दो अपने सम को एंड फाइनली कर जाओ अपने कोड से एग्जिट। तो इस तरीके से हम सूडो कोड लिखते हैं टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो आई होप कि सूडो कोड्स एंड फ्लो चार्ट्स अभी तक हमें समझ आए होंगे। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए हुए हैं, असाइनमेंट दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। खुद से जितना हम प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग के अंदर, उतना चीज़ें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ में आएंगी। तो हमेशा कोशिश करनी है कि कहीं भी हम फंस जाएं, खुद से डिसीजंस लेने, प्रॉब्लम से बाहर निकलने के। कहीं पे फंस गए हैं, कोई एरर आ रहा है, कोड रन नहीं करे अगर आगे वाली किसी भी क्लास में, तो उसको गूगल करके सर्च करना है। कहीं से असाइनमेंट के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन को देखकर उसको समझने की कोशिश करनी है।